हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर 1 का सेक्शन सी और उसके साथ साथ सेक्शन डी का भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर सी से। और सेक्शन नंबर सी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे 3 मार्कर वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है इसमें तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उतने इंटू 3 अगर आपके सारे करेक्ट हुए तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सेक्शन सी में हमें 3 मार्कर्स क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें उस टाइप से सोल्यूशन करना होगा और अपने आंसर को वहाँ पर शो करना होगा सॉल्व करके। सो अब क्या क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमने लास्ट वीडियो में भी करा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जाकर आप देख सकते हो, बट अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन वाली सीरीज़ को। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड हाफ आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6, तो ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है एंड कुछ ज़ीरोज़ दी हुई हैं। आपको बताना है कि हाँ, जो आपको दिया हुआ है वैल्यूज़ ज़ीरो के प्लेस पर वो सही में ज़ीरोज़ हैं या नहीं, वेरीफाई करके बताना है, चेक करके बताना है। तो आपको वो चेकिंग का यानी वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस दिखाना होगा सॉल्व करके। तो अब यहाँ पर जीरोज़ का मतलब क्या होता है? ज़ीरोज़ का मतलब वो होता है कि अगर आप उन वैल्यूज़ को, यानी यहाँ पर 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 3 एंड हाफ, 1/2 को हाफ, ये तीनों वैल्यूज़ को अगर आप उस गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पर पुट करोगे तो उसको पुट करने के बाद 1 बाय 1 आप पुट करोगे ना एक साथ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने जहाँ पर x³ है, x² है या x है तो आपने एक पर 2 पुट किया, फिर उसके बाद x² में 3 किया और x पर हाफ किया। वैसे नहीं करना है। सिंपली px की वैल्यू आपको दी हुई है वो, तो यहाँ पर p2 यानी x की जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे। तो पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होगी पहले हम लोग सारे जगह 2 पुट करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आएगी। वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा ज़ीरो सोल्यूशन आया। तो येस, इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ज़ीरोज़ वही होते हैं जिनकी वैल्यूज़ अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करो और पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आपका वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो 2 तो है, हमने ये चेक कर लिया। अब उसके बाद 3 को देखते हैं। 3 हमने पुट किया x की जगह पर, जहाँ पर x³ था, x² था, उसको मल्टीप्लाई किया, एड्स किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर भी ज़ीरो ही आया। तो इसका मतलब ये भी आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब चेक करते हैं हाफ वाले को। तो हाफ का भी हमने सेम वैसे ही करा, तो हाफ का भी हमें सेम वैसे ही करना है। और यहाँ पर आई थिंक एक गड़बड़ हो गई है, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब लिखा होना चाहिए, बिकॉज x³ होगा ना। और यहाँ पर 1/8 हुआ तो वो कट होकर 1/4 हो जाएगा, बिकॉज 1/8 आएगा। 2 इंटू 1/8, तो फिर वो कट होने के बाद 1/4 बन जाएगा। ठीक है। सो आई थिंक इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 1/2 को भी पुट करके देखा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पिछले वाले क्वेश्चन हमने पूरा करा था और वो यही है, देखोगे आप तो वो आपका यही है। ठीक है, ये वाला, तो यही था वो वाला क्वेश्चन एंड ये पूरा हमने सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ गई थी। तो इसका मतलब कि जो आपको तीनों वैल्यूज़ दी हुई है वो सारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हो गया डन, आप इसको यस लिख दोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपके कुछ ऐसे इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो सिंपली क्या करना होगा, जब भी ऐसे दिए हुए रहते हैं तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ हमने सॉल्विंग करी है, एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व किया है और कुछ ऐसे फॉर्मेट में आया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि आपको यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ करना है या सब्सटीट्यूशन। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसको कर सकते हो। अगर आपको एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन नहीं पता है या क्वेश्चन किस चैप्टर का है वो भी नहीं पता है, तो प्लीज़ गाइस आप अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज़ करो। जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े उसको रिवाइज़ करने की थोड़ी कोशिश करो, देन फॉर श्योर ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ईजी है एंड आपसे बन जाएंगे। ठीक है। अगर उसमें भी दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप जाकर चेक कर सकते हो। उसमें सारी वीडियोस जो मुझे लगती है थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके टर्म से रिलेटेड, यानी आपके पूरे ईयर से मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैंने उनकी वीडियोस को बनाया है। आप जाओ तो उसको भी देख सकते हो। जहाँ पर आपको बेटर लगता है, जहाँ से आप समझ पाते हो, उन चीज़ों को भी आप जाकर देख सकते हो या सीख सकते हो या बुक से ही पढ़ सकते हो। ठीक है। और सबसे पहले मैं अभी भी यही बोलूँगी, स्टार्टिंग से मैं यही बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करना इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़
कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप साइड बुक भी नहीं कर पा रहे हो, आदर्श अग्रवाल भी नहीं कर रहे हो आप, तो एक चीज़ बस करना, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट एक्सरसाइज वाले, एग्जाम्पल भी कर लोगे तो बेटर रहेगा, बट एक्सरसाइज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, है ना, जो ऑप्शनल है उसको आप लीव भी कर सकते हो, बट जितने हैं नॉर्मली अगर उनको आपने कर लिया और आपको पता है कि अगर कोई भी हम मुझे वो क्वेश्चन दे देगा, या कभी आपका ही मन हुआ कि कोई भी कहीं से एक्सरसाइज खोला और आपने उस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करा और वो बन गया, देन आप समझ लेना कि यस आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और उसी तरह उसको कंटिन्यू करना है। अगर नहीं बन रहा है देन यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज क्वेश्चन उससे भी आते हैं और ये आपके एनसीईआरटी टाइप के ही क्वेश्चन है, ऐसे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बातें बहुत होगी, चलते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ। यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया है। यहाँ पर आपकी इस इक्वेशन से, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो, और यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू कुछ ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्मेट में ले ली है, और ये जो आपकी यहाँ पर x की वैल्यू आई है इसको दूसरे इक्वेशन में, यहाँ पर जो 2x है तो x की जगह पर हमने जो फ्रैक्शनल वैल्यू लिया है एज अ सब्स्टिट्यूशन उसको पुट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू आ गई है तो x तो हमने एज अ फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिया ही था, अब y आ गई है तो आपको x भी फाइंड करना था, तो सिंपली y की जो वैल्यू आई है उसको हम लोग x की फ्रैक्शनल वैल्यू में पुट करेंगे, जिससे कि x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बस सिंपली सोल्यूशन करना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और ये क्वेश्चन हो गया है डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, ये जो आपका फिगर है दिस वन, इसमें एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, ये गिवन है, और ए सी की लेंथ गिवन है, ए डी की लेंथ गिवन है, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी ये पूरे की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में कुछ कुछ सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, कैसे कब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसको आपको सॉल्व करके पूरा बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक सेकेंड ये फिगर थोड़ा दिखाएं, हाँ, आपके पास ट्रायंगल ए सी बी है और ट्रायंगल ए सी डी है। दो ट्रायंगल को हम लोग लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, और गिवन है हमें चीज़ें ए सी ए डी, और एक एंगल इक्वल है वो भी गिवन है। तो अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है तो उसका यूज़ करेंगे, इसलिए हमें दो ट्रायंगल को लेना होगा। जब भी सिमिलैरिटी की बात होती है तो दो ट्रायंगल्स लेते हैं, तो एक ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर ए सी बी या ए बी सी, जो भी बोलो आप, ए बी सी ट्रायंगल ले लेंगे, और एक ए सी डी ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको तो एक और एंगल गिवन दिया हुआ है ना कि ये दोनों एंगल गिवन है, तो वो आप एंगल इक्वल लिख दोगे, और प्रॉपर्टी यानी कि कैसे आपने इक्वल लिखा, क्योंकि वो गिवन है तो उसको ब्रैकेट में गिवन ही लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो ये दोनों ट्रायंगल है, इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो, ये ट्रायंगल सी ए डी बोलो या ए सी डी, इस और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल में आपका ए एंगल कॉमन आ रहा है, बिकॉज दोनों में यही वाला ए इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और यही वाला ए इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी दोनों सेम ही ए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने बड़े वाले ट्रायंगल में ए का ज़्यादा पार्ट लिया और छोटे वाले ट्रायंगल में ए का थोड़ा कम पार्ट लिया है, ऐसा तो नहीं है। ए का फुल पार्ट आया है आपके छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी। इट मीन्स व्हाट, कि आपका एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल है, तो ये आप इक्वल लिख दोगे, और ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये कॉमन है। तो आपके पास यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल हो गई दो ट्रायंगल में, तो अगर जब भी दो एंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो तीसरा ट्रायंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और किस प्रॉपर्टी से, एंगल क्राइटेरिया, आप बोलोगे एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पर वो लिख दिया है। जब आपके यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद मेन चीज़ क्या आती है कि आपके जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकालने में दिक्कत आती है तो बहुत ही सिंपल सा मेथड फॉलो करना है, दैट इज़ कि आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पर ए सी डी हमने लिया था, इसलिए नेमिंग थोड़ी प्रॉपर करनी होती है, और अगर इसके भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप फॉलो करोगे देन फॉर श्योर ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखा है, अभी कैसे लिखा है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपने इस ट्रायंगल का साइड ए बी लिया, तो अब नीचे न्यूमरेटर में आप एक ट्रायंगल का साइड लोगे और डिनोमिनेटर में दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड लोगे, उसी का करस्पॉन्डिंग, इसलिए हम लोग इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बी है, तो इस वाले ट्रायंगल में
इस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन सी साइड है, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पर बी सी है इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पर कौन है, सी डी। अब उसके बाद ए सी हमने लिया तो इस वाले ट्राइंगल में इस पोजीशन पर कौन है, ए डी। तो हमारे पास यहाँ पर साइड्स की रेशियोज आ गई, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करना है और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके सराउंडेड ही, मीन्स उन चीज़ों से रिलेटेड ही साइड्स का रेशियो लेना है। हमें तीनों तो नहीं चाहिए, बिकॉज हमें सिर्फ ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये देखना होगा कि हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो ए बी कहाँ है, ए बी आपका यहाँ है। और गिवन आपको क्वेश्चन में है ए डी और ए सी की लेंथ, ए डी और ए सी की लेंथ। तो हम सिर्फ ये दोनों फ्रैक्शन को इक्वल या इक्वेट करके यूज़ करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है और फाइंड भी करना है, इसी से रिलेटेड है। तो इसलिए हम लोग बस इसका यूज़ करेंगे, इसको आप यूज़ नहीं करोगे। ये बस समझने के लिए था कि हाँ आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो इक्वल हो गया है। आप इसको ब्रैकेट में एज अ लिख भी सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब यहाँ पर जो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ आप और देखोगे कि यहाँ पर ए सी इंटू ए सी यानी ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे सिंपली घबराना नहीं है, आपको सिंपली जो वैल्यू दी हुई है ए सी की क्वेश्चन में 6, उसी का स्क्वायर कर दो, या उसको स्क्वायर नहीं करना है तो 6 इंटू 6 भी आप मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और वही इस क्वेश्चन में करना भी था। दैट्स डन। तो आपकी ए बी की लेंथ आ गई है और ये 28 भी हो गया है डन। अब 28 हो गया है डन, तो और उसके साथ साथ यहाँ पर 29, तो 29 अगर आप देखोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है। एंड ऐसे क्वेश्चंस हमने ट्रिग्नोमेट्री के PYQs में करे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाए कैसे करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री वाले PYQs का वीडियो देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में है या उसकी स्पेशल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के भी PYQs देख सकते हो, ठीक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो आपका 28 है ना, 28 तो हमने वो कर लिया एक क्वेश्चन, लेकिन उसके और में आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका जस्ट सिंपल हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे, ये भी सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। इसका बस यहाँ पर मैंने आपको साइड्स का रेशियो दे दिया है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि साइड्स का रेशियो लिखा कैसे गया, मीन्स साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स तो तभी इक्वल होते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन ये हुए कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। क्वेश्चन में तो बस इतना ही गिवन है कि बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू, और साइड्स की गिवन लेंथ दी हुई है, और उसके बाद कुछ कुछ साइड की आपको फाइंड भी करनी है। तो जब साइड्स की मेजरमेंट फाइंड करनी है, यानी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले तो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा। अब ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे प्रूव होंगे, सिंपली यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी होंगी, यानी कि जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, बिल्कुल एज इट इज़ सेम प्रोसेस आपको इसमें भी दोहराना होगा। और बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि इसमें सिमिलर कैसे प्रूफ होगा। आप देखो ये दो ट्रायंगल आपके हो गए ए बी सी और ए पी क्यू या ए क्यू पी, ठीक है। ए क्यू पी लिया हमने और ए बी सी लिया, दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास। अब उसके बाद आपका ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, सी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए क्यू, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल हो गया। और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू है जो बी सी के पैरेलल है, तो पी क्यू तो आपका दूसरे ट्रायंगल का साइड है और ये बी सी दूसरे का, दोनों सेम ट्रायंगल के तो साइड नहीं है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है। तो जब भी दो साइड्स पैरेलल होते हैं उनका एंगल अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से इक्वल होता है, यानी कि पी क्यू से अगर आप इस वाले एंगल को ले रहे हो, दोनों में से कोई भी एक एंगल को आप ले सकते हो। तो मैंने मान लो ले लिया पी क्यू ए, और इसका जस्ट इधर आपको यहाँ सामने नहीं लेना, अल्टरनेट होता है ये वाला एंगल और ये, अगर इस वाले एंगल को लोगे तो ये, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हो, इसको, तीनों को आप लिख सकते हो। एक तो आपका वर्टिकली हो गया और दो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से आप लिख दोगे कि ए डी बी ए डी सी, ए डी नहीं सॉरी ए बी सी है और ए क्यू पी है, ठीक है। बस ये बात का ध्यान रखना कि आपने जो दो ट्रायंगल लिया है ना, तो पहले ए बी सी लिया है, फिर उसके बाद ए क्यू पी लिया है, तो साइड्स को भी वैसे ही लिखना कि ए बी सी पहले है तो पहले इस वाले ट्रायंगल की हम लोग एंगल को लेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू में इस वाले ट्रायंगल की एंगल को लिखेंगे। तो हमें तो तीन एंगल मिल गए। अगर आपके पास तीनों एंगल्स आ गए हैं तो यहाँ पर आप सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लोगे, और यहाँ पर आपका इसके तरह ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कुछ ऐसा बन जाएगा।
अभी हमने सीखा था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते कैसे हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो जैसे मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते कैसे हैं, आप उससे भी फाइंड करके यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद जो आपकी गिवन वैल्यूज़ हैं, मीन्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कुछ कुछ साइड्स की लेंथ और जो फाइंड करना है, उन साइड्स को आप लोगे, मीन्स उन दोनों फ्रैक्शंस को लोगे और सिंपली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो बस यही करना था इसके और वाले पार्ट में। और 29 में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको बताया ही कि आप इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का PYQ ज़रूर देखो, बिकॉज तब तक उसको नहीं देखोगे ऐसे भी इससे भी रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ अगर देखोगे जाकर तो अच्छा रहेगा, या NCERT को सॉल्व कर लेना सिंपली। ठीक है। ये 30 में जो दोनों आपके क्वेश्चन हैं, ये आपकी NCERT की एक्सरसाइज से लिए गए हैं, इतना मैं बता सकती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देख रहे हो आप यहाँ पर सैम्पल पेपर में ये दोनों क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपकी सब NCERT से एज इट इज़ लिए गए हैं। तो अगर आपने NCERT सॉल्व की हो तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम 30 का। जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट नहीं यहाँ पर और है ना, तो जो ऊपर वाला है कि एक टॉय है, वो ऐसे शेप में है या फॉर्म में है, एक कोन का और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यानी कि इसका अगर आप फिगर देखना चाहो तो एक कोन है आपके पास, ये कोन हो गया, और एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है यानी अटैच्ड है, आप ऐसा भी समझ सकते हो। और उसके बाद जो कोन है और हेमिस्फीयर है उन दोनों का रेडियस सेम है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अब उसके बाद जो टोटल टॉय की हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इस टॉय की सरफेस एरिया क्या होगी। तो ये भी क्वेश्चन हमने NCERT में करा है, तो इसको सिंपली नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। अगर डिटेल डिस्कशन आपको चाहिए तो आप NCERT की वो वाली वीडियो देख सकते हो या खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ में बहुत जल्दी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, एंड दैट इज़ कि आपका जो टॉय का हाइट दिया हुआ डेट इज़ 15.5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर पढ़ा कि आपको टॉय की सरफेस एरिया बतानी है। तो हड़बड़ाहट में रहोगे यानी हड़बड़ी में रहोगे तो आप सिंपली सिर्फ कोन के सरफेस एरिया को निकालोगे, स्फेयर को तो छोड़ ही दोगे, स्फेयर नहीं हेमिस्फेयर है हाँ। तो यहाँ पर आपको सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो कि टॉय बना किस चीज़ से है। टॉय आपका हेमिस्फेयर और कोन से बना है ना, तो जब सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालनी होगी तो इन दोनों के सरफेस एरिया को ऐड करना होगा। हेमिस्फेयर का क्या होता है सरफेस एरिया, दैट इज़ 2πr²। रेडियस आपको दिया हुआ है और वो सेम है कोन का और हेमिस्फेयर का, और उसके साथ साथ कोन का जो सरफेस एरिया होगा दैट इज़ πrl। अब एक और कन्फ्यूज़न आएगी अगर आप पहली बार ये टॉपिक को सुन रहे हो या पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हो कि ये कोन का सरफेस एरिया πrl होता है। हमने यार तो सुना था रेडियस होता है, पाई की भी वैल्यू पता थी कि वो पाई की वैल्यू कुछ किसी चीज़ के बराबर होती है, लेकिन ये एल क्या होता है और इसको करें क्या, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ कि हमें यहाँ पर 15.5 जो दी हुई है वो क्या है, वो तो टॉय की हाइट है, वो आपकी कोन की हाइट नहीं है। ये बात ध्यान रखो, ये हड़बड़ाहट में हम लोग कोन की हाइट की जगह ये पूरी टॉय की हाइट ले लेते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है कि कहाँ पर किस चीज़ की हाइट दी हुई है। रेडियस तो सेम है, ठीक है, हमने ले लिया। अब एल कैसे फाइंड करते हैं, एल होता है √r² + h²। तो रेडियस तो पता है बट एच तो पता नहीं है ना। अब एच के जगह पर ये 15.5 तो बिल्कुल ही नहीं पुट करना है। इसलिए जब भी आप सरफेस एरिया के क्वेश्चन बनाओ तो उसमें फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे आइडिया मिल जाता है कि टॉय की हाइट कितनी है या कोन की हाइट कितनी है, या और भी जो आपका फिगर उसमें जुड़ा हुआ है उसकी हाइट कितनी है या रेडियस कितनी है। तो अभी तक आपको कोन का हाइट नहीं मिला, कोन का हाइट नहीं मिला तो आपको कोन का ये एल, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये भी नहीं मिला है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली जो आपका टॉय का हाइट हो गया 15.5, तो अगर आपको इसमें कोन का हाइट फाइंड करना है स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए, तो ये देखो आपका हेमिस्फेयर नीचे अटैच्ड है ना कोन से, तो कोन से हेमिस्फेयर अटैच्ड है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग रेडियस बोलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस नहीं बोल सकते, ये भी तो आपका रेडियस ही कहलाएगा ना। जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है नीचे, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट होती है वो भी तो उसका रेडियस ही होता है। तो आप जो इसका रेडियस है टोटल हाइट ऑफ टॉय में से उसके रेडियस को माइनस करोगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हो जाएगा टॉय का नहीं कोन का हाइट। आपको कोन का हाइट मिल गया h, एंड ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 लाइन में लिखनी होंगी। अगर आप ऐसे 3 मार्कर के क्वेश्चन में, ये तो मैं बस आपको सिंपली बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ वो वीडियो देखना जाकर।
या सॉल्व करना क्वेश्चन लिखकर पूरी एज अ स्टेटमेंट, थोड़ा देखना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, देन ओनली आपको ये क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसे शॉर्ट में लिख कर मत आ जाना कि ये 2πr² + πrl, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। या आप MCQ में कर सकते हो रफ में कि आपने ऐसे कर लिया फटाफट से तो आपका आंसर आ गया, ऐसे यहाँ पर नहीं करना होता है। सिंपली आपको पूरा लिखना होगा कि आपकी रेडियस की हाइट उसके बराबर है, क्या लेंथ गिवन है, ये फिगर क्या है, अच्छे से फिगर बनानी होगी। और इसके साथ साथ ये हमें स्लाइंट हाइट फाइंड करनी है, तो L इज इक्वल्स टू √r² + h²। h क्या है, हाइट ऑफ द कोन, तो h को किससे डिनोट कर रहे हो, स्मॉल h से। अब उसके बाद दोनों की सरफेस एरिया को अगर आप ऐड करोगे स्लाइंट हाइट फाइंड करने के बाद, तो L आपको फाइंड कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया कि अंडर रूट करोगे आप r² + h² की जो वैल्यू आएगी वो आपकी L की वैल्यू आएगी, देन उसके बाद सॉल्व कर दोगे तो 2i का सरफेस एरिया आ जाएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ ये कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, जस्ट सिंपली कि आपको अगर दिक्कत है इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में, तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने कोशिश करी है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाऊँ विद द डिटेल्ड या राइटिंग। और उसमें थोड़ा सा ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा कर सुनना, बिकॉज थोड़ी सी वॉइस की क्वालिटी लो है, मीन्स साउंड थोड़ा स्लो हो गया, उसमें लो वॉइस आती है ड्यू टू सम एरर्स, बट ट्राई करना उसका करने का, देन फॉर श्योर आपको थोड़ी तो हेल्प हो जाएगी। तो ये हो गया, इसका डिस्कशन कर लोगे, डन। एंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है, ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। और इसके बाद जो इसका और में क्वेश्चन है, अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर डार्क एंड 21 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बिन स्प्रेड इवनली अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग वाइट 3 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपके NCERT से ही लिया गया, आई थिंक एक्सरसाइज 13.2 है, तो आप उस वाले एक्सरसाइज को प्लीज़ बिल्कुल जाकर देखो। एंड प्लीज़ और वाले क्वेश्चन को छोड़ना मत, बिकॉज कहीं ये और वाला क्वेश्चन आपका एज इट इज़ आ जाता है, उसमें ये और में रहता नहीं है। तो ये वाले तुक्के नहीं लगाने हैं कि और में तो है हम लोग नहीं करेंगे, एक बार करके देख लो, करना भी नहीं है तो समझ लो कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, स्टेप्स याद हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आ भी गए तो दिक्कत नहीं होगी। इसको यहाँ पर डिटेल में मीन्स इस वाले क्वेश्चन को और वाले को नहीं कर रही हो, बिकॉज ये NCERT का पार्ट है, एंड अगर आप इसको NCERT से करोगे तो आप डायरेक्टली उसके सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे, तो आपकी एक पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ NCERT को ज़रूर ट्राई करो जाकर, मैं तो यही बोलूँगी। अब अगेन एंड अगेन अब इससे ज़्यादा बोर नहीं होना है, बिकॉज हमने बहुत सुन लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे ईजी क्वेश्चन है आई थिंक, और ये 3 मार्कर वाले में है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है, तो इसका बस इतना ही पार्ट है, आई थिंक विजिबल है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको गिवन है कि √2 इरेशनल है, प्रूफ दैट 5 + 3 √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। और इस वाले क्वेश्चन में भी मोस्टली गलती हो जाती है, बिकॉज हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन सबसे ईजी है, वो है, और प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगी या नहीं रहती है कभी कभी, तो इस क्वेश्चन में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत होते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना होता है कि आपको जिसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग एक ऐसे मेथड का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग उसको रेशनल प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। अभी इसके डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है कि यहाँ पर इसको ही क्यों यूज़ करते हैं, ये आपकी स्टार्टिंग का पार्ट था जब आप इस अपने 10th की स्टार्टिंग कर रहे थे। अभी आपको सिंपली क्वेश्चन सॉल्विंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका 5 + 3 √2 है, इसको आपने रेशनल माना, और यहाँ पर आपको और लाइन ऐड करनी होगी। ये आपके NCERT में एज एन एग्जाम्पल, एज अ क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ 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 उसको सॉल्व करना चाहकर, बस डिजिट्स चेंज होते हैं बट पूरी स्टेटमेंट वही वही लिखनी होती है कि लेट इतना भी रेशनल वेयर इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड यहाँ पर P और Q आपके को प्राइम्स होने चाहिए। यहाँ आपको लिखना होगा कि वेयर P and Q आर को प्राइम्स, ठीक है, और Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग लिख ही देते हैं, यहाँ पर आपने इतना लिख लिया, और उसके बाद वेयर P and Q आर को प्राइम्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला साइन दे हुए इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमने 5 + 3 √2 इज इक्वल्स टू P/Q, ठीक है, या आप इसको इस वाले लाइन में भी ऐड कर सकते हो, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू के बाद इसको ऐड कर देना। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट ऐड कर देना, ठीक है। तो आप ये +5 है तो इधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, और उसके बाद ये 3 × √2 है ना,
तो ये 3 जो इंटू में था इधर आएगा तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, बट ऐसे भी रखोगे तो चलेगा बिकॉज पता चल रहा है कि ये आपका एक फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आ रहा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये आपका एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देखने से ये पता चल रहा है। और ये किसकी वैल्यू आ रही है? √2 की। लेकिन आपके क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन है कि जो आपका √2 है वो इरेशनल है, और आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आया कि √2 एक रेशनल वैल्यू दे रहा है, तो उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में लिखना होगा कि इट्स गिवन दैट √2 इज़ इरेशनल बट हियर √2 इज इक्वल्स टू दिस। आप ऐसा भी लिख सकते हो या बुकिश लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको प्रेफरेबल है वो यूज़ करोगे। आई प्रेफर कि बुक की जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। ये बस मैंने इजी वे में समझाने के लिए लिखा है आपको, और वो भी 2-3 लाइन की होती है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि √2 रेशनल भी है, इरेशनल भी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? हमारी गलत अजम्पशन से, और हमने अजम्पशन किया ही इसलिए था कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो जाए और ये जो रेशनल मानकर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं वो इरेशनल हो जाए, और आपको क्वेश्चन में इरेशनल ही सॉल्व करना था। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड इसी के साथ आपका सेक्शन सी भी हो गया है डन। अब चलते हैं सेक्शन नंबर डी की तरफ। ठीक है, यस, तो चलते हैं सेक्शन नंबर डी की तरफ। ओके, सेक्शन नंबर डी है आपका ये, एंड सेक्शन नंबर डी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, यानी कि 20 मार्क्स हो गए आपके सेक्शन नंबर डी से। तो आपका हर एक क्वेश्चन उसमें 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो इसलिए इसको प्रॉपर सॉल्विंग करके दिखाना आपको होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 32 से। तो 32 से आपका सेक्शन नंबर डी स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी सभी आपके एनसीईआरटी के हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स से हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो। ओके, तो स्टार्ट करना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 32 में जो आपको ऊपर वाला है उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आई होप इट्स विजिबल, एक सेकेंड जस्ट रुकने का। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 32 है, आपको ये चीज़ें गिवन है और आपको इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं समझ आ रहा तो सिंपली एक चीज़ करना है कि हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। अगर आपको इसकी एलसीएम निकालने में दिक्कत आती है तो मैं सिंपली बता दे रही हूँ एक बार, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन सेक्शन डी में या सेक्शन सी में कई बार आ जाते हैं, तो इसको आना आपको बहुत ज़रूरी है, स्किप मत करना कोई भी क्वेश्चन। ओके, तो एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पर तो 2 और 4 नहीं है जिससे हम लोग एलसीएम निकाल लें और 4 लिख दें। यहाँ पर आपका x+1 है और x+2 है, तो जब भी समझना है कि एलसीएम हम लोग निकालें कैसे, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कि उन दोनों को एज अ मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको अभी थोड़ा ऊपर भी सॉल्विंग करना है न्यूमरेटर के साथ, तो इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, x+1 और x+2। ठीक है, आप ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हो तो इसका मतलब कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इस वाले से चेक करते हैं इसका डिनोमिनेटर और जो आपका एलसीएम आया, अगर वो सेम है तो जितने बार में उससे कट गया सेम, या जितने बार में इससे ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर x+1 इंटू x+2 है, तो आपका ये x+1 तो सेम है, ये कट गया 1 टाइम में, लेकिन बचा आपका x+2। तो जो आपका इधर बच जाता है वो ऊपर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होता है। तो x+2 बचा था, उससे 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो x+2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका x+2 सेम है इस वाले में, तो आपका x+2 तो कट जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो बचा x+1 उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी 2 इंटू x+1। तो 2 इंटू x+1 करोगे आप, तो 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, फिर 2 को करोगे 1 से तो +2, तो ये वैल्यू आ गई। अब सिंपली इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद या फिर उसको ओपन करके आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर इसमें भी दिक्कत है तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप ज़रूर करो जाकर। ओके, तो क्या करते हैं, सिंपली पहले x से हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स, एक्स का पावर 2 नॉट 2x, ये गलती मत करो। ठीक है, x इंटू 2 करोगे तब 2x आएगा, और साइन को भी याद रखना है कि यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस होगा। अब उसके बाद 1 से हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू एक्स एक्स, फिर 1 इंटू 2 2। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, हाँ। सो उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से आप पूरे वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ x+4 इंटू 3x+4। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब मैंने करके बताया जैसे आप लोग ने ये किया। ओके,
ये पूरा आ गया। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब ये मिला हमें, तो अब एक और दिक्कत होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग यूज़ करके जो सॉल्व करते हैं उससे तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर डी वाला मेथड यूज़ करेंगे और उसके मदद से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो डी की वैल्यू को पहले फाइंड करोगे। मीन्स अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं बता दे रही हूँ सिंपलर में, कि जब भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से एक पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं आती है, यानी एक्स के ज़ीरोज़ नहीं मिलते हैं, देन आप यहाँ पर इस डी वाले को यूज़ करते हैं। उसको कुछ तो बोलते हैं बट मुझे भी वो नाम नहीं आ रहा। आप ज़रूर अपनी एनसीईआरटी को चेकआउट करना, मीन्स देखना, और उसमें नाम देखना कि आपका यहाँ पर कौन से मेथड से ये डी वाले का मेथड का नाम है, और क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज एनसीईआरटी में आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ये बात ही तो हो गई हमारे यहाँ पर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, डी वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डी कैसे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो जो आपका ये पॉलिनोमियल आया ना, ये इक्वेशन, तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में नंबर होता है ना, उसको हम लोग ए बोलते हैं, यानी इसका कोफिशिएंट को हम लोग बोलेंगे ए। और जो आपका x के साथ कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे b, इसमें साइन भी इंक्लूडेड रहता है। और उसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म होता है उसको बोलेंगे c, इसका भी हम लोग साइन लेंगे। इसको सिर्फ 8 में नहीं लेंगे, -8 एज लेंगे पूरा, ठीक है। तो बी स्क्वायर, तो इसके साथ -4 है तो -4 का स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ पर मैंने एक और ब्रैकेट का यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो सोल्यूशन करते टाइम। तो जब 4ac को हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो सिंपली यहाँ पर 4 ए आपका 1 है लेकिन सी आपका -8 है, तो पहले ये -32 आएगा, बीच में माइनस है तो बाद में ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको दिक्कत होती है कि माइनस को माइनस से कहाँ कहाँ कौन सी मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या कर सकते हो कि जो माइनस तो है ही बाहर, बट जो आप एज ए इंटरनली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 4ac, उसको एक ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिख लो और उसके बाद जो आंसर है उसको फिर नॉर्मली जो आपका माइनस है उसके साथ ऐड कर दो। या अगर यहाँ पर प्लस भी होता तो ये माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये अगर कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो आपने डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें पूछा गया था एक्स की वैल्यू, आप यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। तो क्या करना होगा कि एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, -b प्लस माइनस √d। ये बी स्क्वायर प्लस 4ac लिखा हुआ है ना, प्लस नहीं होगा ये, एक सेकेंड, माइनस होगा ना। बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac यानी √d/2a। तो कुछ आपके ये ऐसा फॉर्मूला होता है दैट इज़ कि x इज इक्वल्स टू, आई थिंक ये विजिबल है, x इज इक्वल्स टू प्लस नहीं, पहले प्लस नहीं होता है, एक सेकेंड, x इज इक्वल्स टू -b प्लस यहाँ पर होता है और उसके बाद √d/2a। तो x निकालने के दो फॉर्मूलाज होते हैं बिकॉज आपके जीरोस प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी, तो आपको दोनों ही निकालने होते हैं। और एक में यहाँ पे माइनस भी तो रहेगा ही लेकिन √d के साथ माइनस साइन आ जाएगा /2 है, तो बस आपका यहाँ पर साइन चेंज होता है। उन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। अब सिंपली जो आपकी b की वैल्यू है √d, यानी आपका d 48 आया, √d तो √48 हो जाएगा। अब आप 48 को फैक्टराइज करोगे, अगर ये दिक्कत हो रही है तो ऐसे करते हैं, प्लीज़ चैप्टर रिवाइज करो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टराइज हम लोग ऐसे करते हैं, तो आप देखो रूट के अंदर जो इवन पेयर या पेयर में वैल्यूज़ होती हैं वो निकल जाती हैं बाहर, और जो एक ऑड में यानी सिंगल बच जाता है वो रूट के अंदर रह जाता है। तो यहाँ पर 4 2 हैं तो इन दोनों की पेयर बनेगी, तो यहाँ से 1 2 निकलेगा और यहाँ से 1 2 निकलेगा, तो 2 × 2 4, 4 बाहर निकल जाएगा और 3 बस एक ही है तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो √d की वैल्यू तो पता चल गई, दैट इज़ 4√3। आपको सिंपली यहाँ पर -b है ना, और b आपका ऑलरेडी -4 है, तो -4 और यहाँ पर -b है, तो इस ध्यान रखना है कि -4 है और यहाँ पर -b है, तो यहाँ पर b की वैल्यू +4 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वो लिख दिया। अब 4 + 4/3, 4√3/2, और a की वैल्यू तो 1 थी ही, आप यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा। 4 आपने कॉमन ले लिया तो ये 2 से 2 कट गया, 2 + √2√3 आया, और एक में बस साइन चेंज था तो 2 - 2√3 आया। तो हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर x की दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। हर बार ये ऐसा सेम नहीं होता है कि आपका साइन बस अपोजिट रहे, कुछ कुछ में वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप सॉल्व करके निकालो। ओके,
तो इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को आप ये या ये ले सकते हो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि x की वैल्यू ऐसे कैसे हो सकती है, आ सकती है। डन। आई होप इतना क्वेश्चन क्लियर है। आप चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये वाला 33, इसका जो बी और वाला पार्ट है उसमें भी सेम प्रोसेस करना है। तो उसको मैंने फिर से नहीं बताया है, वो प्लीज़ आप खुद से ट्राई करना। उसको सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यहाँ पर तो है ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको डी वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसकी आपको रूट डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद एक्स की दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करनी होगी, जिसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। तो एक में आप प्लस रखोगे रूट डी और एक में माइनस रखोगे रूट डी, तो ऐसे करके इसकी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये आप ट्राई करना। मुझे ऊपर वाला ईजी लगा तो इसलिए मैंने ऊपर वाले को अटैम्प्ट किया। ऐसे ही एग्जाम में आप भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगेगा कि आएगा कि हाँ ये प्रॉपरली मुझसे बन सकता है, उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है ABC। इसका फिगर थोड़ा ठीक से नहीं बनाया, बट आप इसको अच्छे से बनाना, मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। आपका एक फिगर है ABC, एक राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसी के अंदर एक सर्कल है। और उसके बाद आपको ट्रायंगल की साइड की मेजरमेंट दी हुई है। आपको बताना है कि उसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। ये भी आपकी NCERT का क्वेश्चन है, सच्ची ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा NCERT में। ओके, तो प्लीज़ NCERT रिवाइज करो। एंड अभी जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हम लोग रेडियस कैसे फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर ट्रायंगल में 2 साइड्स की वजह तीसरी निकालनी है और पता भी है कि ये राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने AC फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए थोड़ी चीज़ों को ज्वाइनिंग भी करनी होगी हमें। तो यहाँ पर हमने जो सर्कल है उसका सेंटर O मान लिया है, तो OB OC OA को ज्वाइन कर लिया है और सिंपली ABC ट्रायंगल यानी जो बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल है उसकी हमने एरिया निकाल लिया, दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसका एरिया आ गया 24। लेकिन ये हमने आउटर निकाला। अब अंदर से मान लो जो हमने इतनी ज्वाइनिंग करी है, इन छोटे छोटे पार्ट्स को भी ज्वाइन करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल्स को। 3 नहीं 4 हो गए ना, 1 2 3 4। अगर ये छोटे चारों ट्रायंगल के एरियाज़ को भी ऐड करोगे तो आपका एरिया ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर ही आएगा। तो वही बस यहाँ पर हमने किया है। तो ये आपका जो इसमें हाइट होगा छोटे छोटे ट्रायंगल में, वो हम लोग R लेंगे, बिकॉज जो R होता है आपका सेंटर से सर्कल पर जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। जो रेडियस होता है वो सर्कल से परपेंडिकुलर होता है, मीन्स जाता है साइड पर, तो ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमें होता है, हमें पता है। तो इससे हम लोग उसको जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो जो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, उसमें R को एज अ हाइट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बेसेस होंगी अलग अलग छोटे ट्रायंगल की, उसको BC AC AB और BC AC AB आपको पता है, बिकॉज कभी हमने इसको लिया है, कभी इसको लिया है, कभी इसको लिया है। तो ऐसे करके यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपकी रेडियस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी NCERT का भी क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हो जाकर। चलते जल्दी से नेक्स्ट की तरफ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो ये क्वेश्चन तो आपको डिट्टो NCERT में, मैं सही बता रही हूँ। 34 में जो आपके 2 दिए हुए तो मैंने उसको सॉल्व करा है, बिकॉज इसमें यहाँ पर मुझे F की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको ये छोटे छोटे नंबर्स हैं क्लास इंटरवल वाली टेबल में और फ्रीक्वेंसी वाले में भी। आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में F मिसिंग है और आपको मीन की वैल्यू दी हुई है, तो बस आपको वही फाइंड करना है। आप इसको भी कर सकते हो अगर आपको ये ईजी लगता है, और क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ईजी लगा तो आई थॉट इसको करते हैं। और ये भी दोनों आपके NCERT से ही है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। आपको यहाँ पर मीन फाइंड करना है, क्यों, बिकॉज हमें F की वैल्यू चाहिए। तो कैसे लाएंगे हम लोग, सिंपली जो मीन के लिए यूज़ करते हैं, पहले XI निकालते हैं, XI को क्लास मार्क भी बोलते हैं, ये इसका मिड पॉइंट होता है, इसको हमने फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ध्यान रखना जो आपका मिसिंग F है उसको 20 इंटू F 20F ये लिखेंगे। और जब सिग्मा FI यानी सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज करेंगे तो वो सारी नंबर वाली वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करेंगे। और ये आपका F तो नंबर नहीं है ना, तो इसको 40F नहीं लिखेंगे, इसको 40 प्लस F के टर्म्स में ही लिखेंगे। और सेम वैसे ही आपको सिग्मा FI इंटू XI यानी सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज इंटू क्लास मार्क का करेंगे। और आपको मीन गिवन है 18, तो जो आपका मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI इज इक्वल्स टू 18 इक्वेट कर दें और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपकी F की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सच्ची में बता रही हूँ। और ये आपके NCERT में एज इट इज सेम नंबर भी दिया हुआ है, तो पूरा आपका NCERT का क्वेश्चन 2 कॉपी है यहाँ पर। और इसको अगर देखना तो आप वहाँ पर वीडियो में जाकर देख सकते हो। और इसमें हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ किया मीन फाइंड करने के लिए, ठीक है।
तो अब इससे ज़्यादा और इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब जल्दी से लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन डी का जो लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये सबसे ईजी भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। ये आपका 35 है। फिगर को देखकर घबराना नहीं है कि कैसे करेंगे। सिंपली यहाँ पर बोला क्या है कि आपके दो फ्रेंड्स है, सीमा एंड आदित्य, वो एक ऑफिस में काम करते हैं, सेम ही ऑफिस में काम करते हैं दिल्ली में। एंड उसके बाद क्रिसमस वैकेशन उन्हें मिली, तो वो दोनों ने डिसाइड करा कि वो छुट्टियों में अपने होम टाउन जाएंगे। और होम टाउन जो उनका है और भी जो लोकेशन है उनको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दर्शाया गया है, यानी कि इस ग्राफ से। तो जो टाउन ए है वो सीमा का होम टाउन है, मैंने लिख दिया है। टाउन बी है जो आदित्य का होम टाउन है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर फिगर में दिख रही होगी, टाउन सी। ये क्या है? टाउन सी वो जगह है जहाँ से ये दोनों ट्रेन पकड़ते हैं, जो इन दोनों के जगहों तक इनको पहुँचाती है, यानी कॉमन प्लेस जहाँ से ये दोनों अपने अपने होम टाउन जा सकते हैं, ठीक है, जो दिल्ली में है। बिकॉज दिल्ली से ही ये लोग स्टेशन से ट्रेन पकड़े और उसके बाद अपने अपने होम टाउन्स गए। तो जहाँ से इन्होंने ट्रेन पकड़ी वो तो कॉमन प्लेस थी इनकी जाने की। भले ही बाद में इनके होम टाउन्स डिफरेंट थे, लेकिन एक कॉमन प्लेस थी वो स्टेशन जहाँ से इन्होंने ट्रेन पकड़ी अपनी अपनी होम टाउन को लीव करने के लिए। तो इतना हमें एक सिनारियो समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपने होम टाउन पहुँचने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है। तो कैसे का फाइंड करेंगे? आप कहाँ से जा रहे हो? टाउन सी से, यानी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको ग्राफ से फाइंड करने होंगे। तो पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं, दैट इज़ -4, और यहाँ पर 4। ये नहीं सोचना है कि -4 कैसे ग्राफ हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन है तो होगा। टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो यहाँ से लिख लेंगे। पहले एक्स एक्सिस 1 है, फिर वाई एक्सिस 7 है। टाउन बी का 4 है और यहाँ से 2 है। तो हमने सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। अब यहाँ पर सिंपली डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप पहले एज अ लाइन भी यहाँ पर लिख सकते हो कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो कि होता है ये। पहले हमने निकाला ए, यानी सीमा कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर सीमा कहाँ से जा रही है? सी से, टाउन सी से, यानी वो कॉमन प्लेस से। कॉमन प्लेस कहाँ लोकेटेड है? टाउन सी में, ठीक है। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। आप फिगर में भी देख सकते हो ना, सी से ए जा रही है, वो अपनी होम टाउन जा रही है ना। तो सी से ए का डिस्टेंस निकालोगे यानी ए सी। तो वो डिस्टेंस फार्मूला से आपने निकाल लिया। अब उसके बाद आप निकालोगे कि आदित्य ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो कैसे निकलेगा? आदित्य भी तो टाउन सी से अपने टाउन बी जा रहा है ना। तो बी सी का डिस्टेंस, हमने निकाला। यहाँ पर पता चला कि ए सी का डिस्टेंस है √34 यूनिट और यहाँ पर बी सी का है √68। तो दिखने में ही ज़्यादा लग रहा है, अगर रूट समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप इसको √68 ज़्यादा होगा कि √34। √68 ऑब्वियसली ज़्यादा हुआ। तो आदित्य हैज़ ट्रैवल्ड मोर। या आप 68 को और फैक्टराइज करके अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो उसको निकाल कर आप इसको 2√17 यूनिट्स पे लिख सकते हो। तो ये ज़्यादा हो गया बिकॉज यहाँ पर आपका कोई रूट में ऐसी वैल्यूज़ जो बाहर नंबर लिखी हुई नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि आदित्य ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और उसके बाद एक और चीज़, ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो आपको फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल लिया कि आदित्य ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि सीमा एंड आदित्य जब वो अपने होम टाउन गए तो उन्होंने क्या सोचा कि वो एक जगह पर मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो उन्होंने सोचा कि चलो मिलते हैं एक जगह पर, लेकिन उनके होम टाउन्स तो सेम नहीं थे ना, इसलिए उन्होंने कोई एक कॉमन प्लेस डिसाइड करा अपने मीटअप के लिए, ठीक है, जो कि उन दोनों के होम टाउन्स के बीच रास्ते में पड़ता था। यानी कि जो टाउन ए है और टाउन बी है उस रास्ते के जो बीच वाला पॉइंट होगा, यानी मिड पॉइंट इस डिस्टेंस के ए बी का जो मिड पॉइंट होगा उसको उन्होंने टाउन डी बोला और वहाँ पे उन्होंने मिलने का डिसाइड करा। तो सिंपली आपको बताना है कि वो टाउन डी कहाँ है या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो क्या करोगे, हमें पता है टाउन ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, टाउन बी का क्या है, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर मिड पॉइंट निकालना हो या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले x1 + x2 यानी इस वाले x की वैल्यू और इस वाले में से x की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे (2), फिर y1 + y2/2। जो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आया यही हो गया आपका उनका कॉमन मीटअप का लोकेशन, दैट इज टाउन डी, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। ये आपका सेक्शन नहीं, इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया था। और इसी के साथ आपका होता है डन, सेक्शन डी हो गया है डन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड डेफिनेटली आई नो थोड़ी सी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और अच्छे से बताने की। तो फॉर श्योर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे से करेंगे। टिल देन, तब तक के लिए प्लीज़ मैं बोलूँगी ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हैं। अगर थोड़ी घबराहट हो रही है या दिक्कत हो रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आप ना क्या कर सकते हो, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड खुद पे बिलीव रखो, हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस रखना एंड ये प्री बोर्ड्स के फियर को अपने ऊपर ओवरकम ना होने देना, ओके। हाँ, एंड आप कर लोगे। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हैं तो एनसीईआरटी पूरी अच्छे से लर्न कर लो। मैं बार बार यही बोल रही हूँ।
और जो कॉन्सेप्ट्स को समझना है बट क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दैट्स डन। इसके साथ साथ थोड़ा रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखना। थोड़ी सी ब्रेक्स लेते रहना बीच में, सो दैट आपको फ्रेश फील हो एंड अगेन आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लग सको, जो कि प्री बोर्ड्स के लिए करनी है। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट टिल द एंड। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सेक्शन ई डिस्कस करेंगे, ठीक है।